हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम 5 में। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं और हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। और वैदिक काल में हम लोग ऋग वैदिक काल को पूरा पढ़ लिया है अच्छे से। अब हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में हम लोग जो है उसकी राजनीतिक स्थितियों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब जो है इसके सामाजिक स्थितियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और दोबारा वीडियो जो है और उत्साह से बनाने की इच्छा होती है। अगर आप लोग जो है हमारे वीडियो में देखते ज़्यादा लोग हैं और जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमने देखा है कि जो है सब्सक्राइबर हमारे कम है लेकिन जो है वीडियो देखते ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसा आप ना करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो है अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और आइए हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। स्टूडेंट, पारिवारिक जीवन जो है हम लोग तुलना करते हुए चल रहे हैं ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हम लोग जो है ऋग वैदिक काल को हमने पढ़ा चुका हूँ एक बार, लेकिन मैं जो है उत्तर वैदिक काल में थोड़ा थोड़ा उसको आपको जो है रिवीजन कराते चल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और कंपेरिजन करते हुए चल रहा हूँ तो आपको जो है रिवीजन भी हो जाए और आपका जो है कंपेरिजन होने से जो है तुलना करने से अच्छी तरह आपको समझ में भी आएगा। अब देखिए, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो है उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो है पारिवारिक जीवन कैसा था उनका। उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका पारिवारिक जीवन कैसा था। उत्तर वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, किंतु जहां पूर्व वैदिक काल में 3-3 और 4-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहा करते थे। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर वैदिक काल में संयुक्त प्रथा थी, परिवार का जो संयुक्त प्रथा थी, साथ में रहने की जो है प्रथा प्रचलित थी। लेकिन पूर्व वैदिक काल में क्या था कि कम से कम 3-3 और 4-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहा करते थे। और उत्तर वैदिक काल में संयुक्त प्रथा जो है पारिवारिक संयुक्त प्रथा थी रहने की। ऋग वैदिक काल में मातृपक्ष और पितृपक्ष के लोग एक साथ रहते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पितृपक्ष और मातृपक्ष के लोग अलग अलग रहने लगे। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में जो है मातृपक्ष माता के तरफ के लोग और पिता के तरफ के लोग मिलकर एक साथ रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया मातृपक्ष के लोग अर्थात माता के तरफ के लोग रहने वाले और पिता के तरफ के रहने वाले लोग जो है अलग अलग रहने लगे, अब एक साथ नहीं रहते हैं उत्तर वैदिक काल आते आते। पूर्व वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक काल के लोग भी पुरुष प्रधान अर्थात पितृ सत्तात्मक और परिवार का ज्येष्ठ पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में दोनों ही पुरुष प्रधान समाज था और जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता था उसको जो है अधिक महत्व दिया जाता था। यानी कि पूर्व वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी दोनों में जो समाज था पुरुष प्रधान था और उसमें जो है बड़े वाले बेटे को ज्यादा महत्व दिया जाता था। अगर अब देखा जाए वर्ण व्यवस्था स्टूडेंट बहुत पूछता है। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ पूर्व वैदिक काल में प्रारंभ हो चुका था। कहने का तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं तो ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल को हमने विस्तार से पढ़ाया है, आप हमारा पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के शरीर को 4 भागों में या 4 वर्णों की तरह उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है एक विराट पुरुष शरीर के जो भाग है उसको 4 भागों में विभाजित करके 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई।
कहने का तात्पर्य है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में जो है जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी, यानी कि जो लोग है जो काम करते थे उसके आधार पर उनको जो है लोहार, बुनकर, कुम्हार, जो भी जो काम करते थे उसके आधार पर उनको जाना जाता था। और आप अपना जो है कार्य जो है चेंज करके आप अपना जो है चेंज कर सकते थे। लेकिन इसको जो है उत्तर वैदिक काल आते आते जो है वर्ण व्यवस्था को जो है कर्म पर आधारित न करके जन्म से आधारित कर दिया। अब जो है लोहार, जुलाहा, कामकार, जो भी मिस्त्री, बढ़ई, जो भी काम करने वाले लोग थे, अब जो उनके बच्चे पैदा होते थे उनको जन्म से ही मान लिया जाता था कि वो इससे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पूर्व वैदिक काल में क्या था, आप जो कार्य करते हैं अपने कार्य को बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उत्तर वैदिक काल आया और आपको जो है उसको जन्म से मान लिया गया। अब पहले ऐसा नहीं था, कर्म के आधार पे था। पूर्व वैदिक काल में गोत्र शब्द का प्रयोग गौशाला के लिए होता था, अर्थात ऐसा जहां गायों का पाला जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का प्रयोग किसी एक पुरुष से उत्पन्न संतानों एवं पीढ़ियों के लिए हो गया। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व वैदिक काल में गोत्र शब्द का प्रयोग जो होता है गायों के पालने का जो स्थान होता था, गौशाला होता था, उसके लिए किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उत्तर वैदिक काल आते ही जो गोत्र शब्द का प्रयोग है किसी पुरुष से उत्पन्न उसके संतानों की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो गोत्र के नाम से जानी जाने लगी। जैसे एक किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न जो उनके सभी बच्चे हैं या जो उनकी पीढ़ियां हैं, आगे 1, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक जो बढ़ने लगी, वो सब एक ही गोत्र के माना जाने लगा। आगे देखा जाएगा उत्तर वैदिक काल में आगे चल के अंतः गोत्रीय विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई, अर्थात एक ही गोत्र में शादी की प्रथा प्रचलित हो जाती है, जिसका वर्तमान में प्रमाण प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो आज हमारे समाज में जो वर्तमान में चल रहा है, एक ही जाति में, एक ही धर्म में, एक ही जो गोत्र में एक ही प्रथा जो चल रही है विवाह की, ये प्रथा उत्तर वैदिक काल की देन है, जो तब से चली आ रही है। और जो इसका प्रमाण आज जो है आप स्पष्ट रूप से अपने समाज में देख सकते हैं कि एक ही गोत्र में विवाह करने की जो परंपरा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी, वो आज भी हमारे समाज में जो है एक तरह से कुरीतियों के रूप में, बुराइयों के रूप में आज भी फैली हुई है। महिलाओं की स्थिति के बारे में उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में थोड़ा हम महिलाओं की स्थिति के बारे में देखेंगे कि उस समय की महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। तो पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, फिर भी महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों ही पुरुषसत्तात्मक था, लेकिन पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो है सम्मानजनक थी, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गया। कहता है ऐतरेय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, जबकि पुरुष को समस्त दुखों का निवारक बताया गया है। ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जो महिलाओं के उपहास उड़ाते हैं, या कह लीजिए कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है, सोचिए यही ऐसे ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ रहे होंगे जो महिलाओं की स्थितियों में गिरावट के मुख्य कारण रहे होंगे। आज भी बहुत मुश्किल से जो हमारा आज का जो महिलाओं की स्थिति है सुधर पाई है। उसमें देखिए उस समय के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है जो क्या कहता है कि स्त्री समस्त दुखों का कारण बताया गया है, जबकि पुरुषों को दुखों का निवारक बताया गया है। ये महिलाओं के साथ जो भेदभाव की परंपरा है ये आज से नहीं बल्कि जो है वैदिक काल से चली आ रही है। जो असमानता और जो लिंग में भेदभाव, समझ लीजिए कि ये आज की नहीं, ये सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे तोड़ना अब धीरे धीरे आदमी जो है इसको तोड़ने की तरफ चल रहा है। और सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं ताकि इसको जो है दूर किया जा सके।
महिलाओं और पुरुषों में जो भेदभाव के अंतर को कम किया जा सके। एक ग्रंथ है मैत्रायणी संहिता, जिसमें क्या कहा गया है, स्त्री को शराब, जुआ और विष के समान बुराई के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए मैत्रायणी संहिता क्या कहता है कि स्त्री को शराब, जुआ और विष के समान एक प्रकार की बुराई के रूप में परिभाषित किया गया है। पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अस्तित्व नहीं था, वहीं उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह का कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है बाल विवाह जैसी जो है कुप्रथाएं क्या है, प्रारंभ हो जाती हैं। पूर्व वैदिक काल में स्त्री को अपनी स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार प्राप्त था, किंतु उत्तर वैदिक काल में यह केवल उच्च वर्ग तक सीमित हो गया और आगे चलकर यह केवल राजा तक ही सीमित हो गया। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व वैदिक काल में स्त्री को अपनी स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है यह केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित हो गया और आगे आने के बाद जो है यह केवल राजघरानों तक, जैसे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के दरबार में केवल राजघरानों तक ही सीमित हो गया। मतलब महिलाओं को जो छूट थी पूर्व वैदिक काल में अपनी स्वेच्छा से विवाह करने को, वो जो धीरे धीरे जो उत्तर वैदिक काल के बाद उच्च वर्ग तक सीमित हुआ और उसके बाद जो है राजघरानों तक ही सीमित रह गया। समस्त वैदिक काल में विधवा विवाह प्रचलित था। अथर्ववेद में एक विधवा को 10 बार विवाह करने का उल्लेख मिलता है। कह रहा है कि चाहे पूर्व वैदिक काल की बात किया जाए चाहे उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए, दोनों में ही जो है विधवा विवाह जो है प्रचलित था। और कह रहा है कि जो है अथर्ववेद में एक विधवा को 10 बार विवाह करने का उल्लेख मिला है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में ही सती प्रथा, पर्दा प्रथा तथा तलाक का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल दोनों में ही सती प्रथा, पर्दा प्रथा और तलाक जैसी जो है कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। पूर्व वैदिक काल में लड़की की विवाह में दिए गए उपहार को बहुत ने अब एक परंपरा का रूप प्राप्त कर लिया, जो आगे चलकर अनिवार्य जैसे कारक जुड़ गए। कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल में लड़की की शादी में जो उपहार के रूप में दिया जाता था उसको बहुत कहता है। आपसे जो एग्जाम में पूछ सकता है कि पूर्व वैदिक काल में बहुत शब्द का क्या तात्पर्य है। जो आज हम लोग जो है लड़कियों के शादी में जो एक तरह से कह लीजिए वर्तमान में जो दहेज है उसी का एक रूप है। तो वही कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल में लड़की के विवाह में दिए गए उपहारों को बहुत नाम से जाना जाता था और अब यह जो है एक परंपरा के रूप में पहले केवल स्वेच्छा से दिया जाता था। पूर्व वैदिक काल में जो उपहार था वो केवल स्वेच्छा से दिया जाता था, जिसको हम बहुत के नाम से जाना जाता था। अब यह अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल आते आते जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया कि नहीं, आपको जो है लड़की के विवाह में आपको बहुत जैसा जो उपहार है वो देना ही अनिवार्य देना है। और आगे कह रहा है कि बहुत व्यवस्था आगे चलकर दहेज जैसी सामाजिक कुरीति का रूप सामने आई। और वही कह रहा है कि आज जो हमारे वर्तमान समाज में चल रहा है, जो बहुत जैसी जो परंपरा थी कि स्वेच्छा से विवाह में लड़की को जो दिया जाता था उपहार के रूप में, आज वो आगे चल के जो है एक दहेज के रूप में सामाजिक कुरीति के रूप में सामने आई। यानी कि उपहार देने की परंपरा लड़कियों को विवाह में ये वैदिक काल से ही चला आ रहा है। और आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में बहुपत्नी विवाह की प्रथा का प्रारंभ होता है, जो स्त्रियों की दशा में गिरावट का एक
मुख्य कारण था। कह रहा है कि जब से उत्तर वैदिक काल में बहुपत्नी विवाह का जो है प्रचलन आया और उससे जो है महिलाओं की स्त्रियों में क्या है बहुत गिरावट आया। कह रहा था कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक थी और वही स्थिति जो है उत्तर वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्त्रियों की जो दशा है उसमें गिरावट आई है। इसका एक मुख्य कारण है जो है बहुपत्नी विवाह। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं के साथ ही युद्ध में भी भाग लेने का अधिकार नहीं था। कह रहा है कि पहले पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में महिलाएं जो होती थी वो सभा समिति विदत गण परिषद जैसी जो संस्थाएं थी या युद्ध की बात कर लीजिए उनमें भाग लेने का अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया महिलाओं को सभा समिति राजनीतिक जैसी संस्थाओं में भाग लेने से क्या है रोक कर दिया गया। इसलिए और भी महिलाओं की स्थिति क्या है में गिरावट दिन प्रतिदिन आता गया। अब जो है उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन के बारे में हम पूरा का पूरा विस्तार से आपको समझा दिए हैं। इससे ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन के बारे में तो नहीं आएगा। आप जो है पीसीएस के मेंस जैसे क्वेश्चन में भी आप जो है इस तरह के जो है आप लिख सकते हैं कि पीसीएस के जैसे मेंस में अगर सामाजिक जीवन के बारे में पूछेगा आप विस्तार से लिख सकते हैं। और मेरा जो राजनीतिक वाला जो है उसमें जो है आप जो वनडे एग्जाम के किसी भी एग्जाम में देखिए जो है एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फंसेगा और आपको जो है इसको पूरा सावधानी से और विस्तार से पढ़ना है तब आपको जो है एग्जाम में फंसेगा आपका।